हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल और एग्ज़ाम जीके में। दोस्तों, आज हम टॉप क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन को क्रैक करने में सहायता प्रदान करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूर्ण ज़रूर देखें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को लेके आता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो इसका आंसर होगा लोथल। अब बात लोथल क्या है तो मैं बता दूं कि लोथल गुजरात में है और यहीं पे पैमाने की खोज भी हुई थी। अब मैं कुछ पॉइंट्स सिंधु सभ्यता से बता देता हूँ कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था और यहाँ का घर ईंटों से बने होते थे। और सिंधु सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। इसके बाद इसका ऑप्शन ए में है कालीबंगन है। तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है और यहीं से जोते गए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। अब इसका ऑप्शन सी है रोपड़। तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है और ये पंजाब के रोपड़ जिला में है। इसके बाद ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो ये सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में स्थित है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो इन्हें आप अवश्य याद कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? ये आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा समताप मंडल। अब बात समताप मंडल की आई है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि समताप मंडल 18 से 20 किलोमीटर के बीच पाई जाती है और इसी मंडल में कभी कभी भूलाभ मेघ का निर्माण भी होता है। और इसके बाद इसका ऑप्शन ए में है क्षोभ मंडल। तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है और इसी मंडल में वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इत्यादि घटित होती है। और एक पॉइंट है कि इसी मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। तो इसके बाद ऑप्शन सी है ओजोन मंडल। तो ये 32 से 60 किलोमीटर के बीच पाई जाती है और इस मंडल में ओजोन गैस की प्रधानता होती है जो सूर्य से आने वाली पैरावैगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। इसीलिए इसे पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है। और एक पॉइंट है कि ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है और ओजोन परत को हानि CFC से होती है जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं और ये गैस रेफ्रिजरेटर और AC से निकलता है। इसके बाद ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच होती है और इसी मंडल में संचार उपग्रह को स्थापित किया जाता है जिससे हम लोग टीवी और रेडियो सुनते हैं और देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस समिति से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सरकारिया समिति। अब इसके ऑप्शन बी में है महालनोबिस समिति। तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है।
इसके बाद ऑप्शन सी है राजा चलैया संबंधी समिति, तो ये कर सुधार से संबंधित है। इसके बाद ऑप्शन डी है रंगराजन समिति, तो ये भुगतान संतुलन से संबंधित है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो इसका आंसर होगा 4 जुलाई को। अब इसके ऑप्शन ए में है 21 जून। तो मैं बता दूं कि इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं। इसके बाद ऑप्शन बी है 22 दिसंबर। तो इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। इसके बाद ऑप्शन सी है 23 सितंबर। तो इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, जिसे शरद विषुव भी कहते हैं। एक और पॉइंट है कि 21 मार्च को भी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं और इसे बसंत विषुव कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब बात उत्तर प्रदेश की आई है, तो मैं बता दूं कि यहीं पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके बाद ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। उसके बाद कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। फिर पंचमढ़ी अभयारण्य भी यहीं पे है। इसके बाद ऑप्शन सी है झारखंड। तो मैं बता दूं कि यहाँ पलामू वन्यजीव अभयारण्य है। इसके बाद यहाँ पे दालमा वन्यजीव अभयारण्य है। इसके बाद हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है। इसके बाद ऑप्शन डी है असम। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यहीं पे है। उसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। तो आप इन्हें भी याद रख लें। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हवा की शक्ति तथा गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अनीमोमीटर। अब मैं कुछ पॉइंट्स इस प्रश्न से बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है आमीटर, जो विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है। इसके बाद ऑप्शन सी है ऑडियोमीटर, जो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। इसके बाद ऑप्शन डी है अल्टीमीटर, जो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 21 जून को। अब कुछ पॉइंट्स मैं बता दूं कि इसके ऑप्शन बी में है 5 जून। तो इस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी है 29 जून। तो इस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद ऑप्शन डी है 20 जून। तो इस दिन विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर है विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। फिर है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर है विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। फिर है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो जितने सारे मैं इम्पोर्टेंट दिवस थे, मैं उन्हें आपको बता दिया हूँ। तो इसे आप अवश्य याद रख लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का प्रश्न आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 7। अब बात खिलाड़ियों की संख्या की आई है, तो मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है।
पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। टेनिस या टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। तो आप इन सभी खेलों से संबंधित खिलाड़ियों को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी भी खेल से आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका आंसर होगा राइबोफ्लेविन। अब बात विटामिन की आई है तो मैं कुछ महत्वपूर्ण विटामिन आपको बता देता हूँ कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनेमाइड होता है। उसके बाद विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। फिर विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। फिर विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। फिर विटामिन B11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है। फिर विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। फिर विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। फिर विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। फिर विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। फिर विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। तो ये जितने सारे विटामिन्स के रासायनिक नाम मैंने बताया, तो आप इसे भी याद रख लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रश्न किसी भी तरह का आ सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के ढेर सारे प्रश्न की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो इसकी नोटिफिकेशन शीघ्र ही आपको प्राप्त हो जाए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।